अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी रुख क्या इख्तियार होगा आइंदा आने वाले दिनों में, इसके ऊपर कुछ कहना अभी मुश्किल लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 24 तारीख की इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि हमने एक धरना करना है, लॉन्ग मार्च करना है और जाएंगे हम नवाज शरीफ साहब की जहाँ रेजिडेंस है जाती उमरा या रायविंड, वो जगह है जहाँ पर हर साल तारीखी इज्तिमा होता है तबलीगी जमात वालों का। दोनों जगह करीब करीब हैं, एक जगह नहीं है लेकिन हैं पास पास ही। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अपोजिशन जमातें जिनका वो दावा कर रहे थे कि सारी मुश्तरका तौर पर ये करेंगी रायविंड रैली, उनमें से शायद ही कोई एक जमात हो जो इनके साथ चलने को तैयार हो। अभी तक की सूरत हाल ये है कि ताहिरुल कादरी जो इनके धरने के पार्टनर थे और दोनों को कज़न कहा जाता था, वो भी पीछे हट गए। और पीछे हटने की बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि उनका तकाजा ये था कि इमरान खान उनसे मिलने आए, लेकिन इमरान खान उनसे मिलने नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर इस इशू के ऊपर इख्तिलाफ राय पाया जाता था कि लास्ट टाइम धरने की पीक में ताहिरुल कादरी धरना उठा के चले गए थे क्योंकि इनका कहना था कि अब हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो छोड़ा उन्होंने और चले गए। इमरान खान जितने भी पॉपुलर लीडर हों, वो जो स्ट्रेंथ थी वो एक पीर साहब का जो दर्जा है ताहिरुल कादरी साहब के पास, जो उनके फॉलोअर्स को बांधे रखा उसने 10-15 हज़ार या 8 हज़ार जितने भी लोग थे धरने के दिनों में, वो शायद कोई भी पोलिटिकल पार्टी इस तरह बांध के वर्कर्स को नहीं रख सकती। तो ये एक चैलेंज है जो तहरीक इंसाफ के सामने है। बाकी जमातें जो हैं, कौमी वतन पार्टी हो, ANP हो, वो सारी पहले पीछे हट चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ख़ास कभी इम्कान नहीं है कि बड़े खुले दिल से आएगी और उसमें शामिल होगी, पहले से ही डामाडोल है। तो आम तासुर यही है कि पीछे तहरीक इंसाफ बचेगी। अगर किसी को साथ मनाने में कामयाब हो गए तो हो गए। 24 तारीख का ऐलान था, लेकिन अब 24 से उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का तो ऐलान किया है, लेकिन 24 से बाद में एक हफ़्ते का ही टाइम है, उसके बाद मुहर्रम का आगाज़ हो जाता है। तो मुहर्रम से पहले पहले इमरान को ये काम करना है, रायविंड मार्च वाला। 8-7 दिन है जिसमें ये हफ्ता इतवार नहीं तो अगला हफ्ता इतवार, इससे ज़्यादा मार्जिन है नहीं है। अदरवाइज़ फिर वो रिवर्स गियर में जाना पड़ेगा और PTI के लिए कॉस्टली हो सकता है। दूसरा चलते हैं हम कराची की सियासत की तरफ, जहाँ गुज़श्ता रात डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की गाड़ी को हादसा पेश आया तो एक दफ़ा फिर पूरा पाकिस्तान सारे उस खबर के पीछे एकदम से लपके। पहला खौफ ये आता है कि किसी ने अटैक ना कर दिया हो, लेकिन अभी तक MQM के जिन सीनियर लीडर से हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि हैदराबाद से वापसी के ऊपर वो सुपर हाईवे ज़ेर तामीर है और एक हिस्सा उसका बन रहा है, एक पैच बना हुआ है, तो गाड़ी बार बार ऊपर नीचे वो चढ़ रही थी उन्हीं पैचेस के ऊपर से, तो एक जगह पे उसका परहैप्स टायर बस्ट किया जिससे वो बेकाबू हुई और उलट गई है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार पिछली नशिस्त पर लेटे हुए थे और उसी गाड़ी के कलाबाजी खाने में या लुढ़कने में वो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन फ्रैक्चर्ड नहीं है, जिससे आम तासुर ये है। डॉक्टर की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनसे ये हमें तासुर मिलता है कि आइंदा 2-3 रोज़ में इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद उनको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से और वो घर मुंतकिल हो जाएंगे। ये गुड न्यूज़ है क्योंकि MQM पाकिस्तान के नाम से पूरी जमात रीऑर्गेनाइज होने जा रही है, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को भी और स्ट्रक्चर को भी सारा कुछ रिवैम्प करने जा रहे हैं। तो कराची की सियासत के हवाले से अहम होगा कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ड्राइविंग सीट के ऊपर विराजमान रहें। कराची की सियासत में दूसरे बड़े प्लेयर मुस्तफ़ा कमाल हैं, जिनका दावा यह है कि वो कराची की सियासत में बदला तब्दीली लेकर आएंगे और वो जो बंदूक और गोली की सियासत थी उसका खात्मा होगा और अमन की तरफ लोग रुजू करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का हादसा, इसके ऊपर आप तबसरा करेंगे? नहीं, मैंने जो है वो कल उनके लिए अपने एक स्टेटमेंट दी है, उनके लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और उनके साथ जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और अल्लाह ताला उनको जो है वो ज़िंदगी दे और उनको सेहतयाब करे जल्द से जल्द। आपको भी तो नहीं कोई खदशात लाक हुए फौरी तौर पर खबर सुन के? जैसे मैंने तज़किरा किया कि पहले एकदम से खौफ ये आता है कि किसी ने कोई ऐसी शरारत ना की हो, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना हो, लेकिन अभी पार्टी कह रही है कि नहीं एक्सीडेंट था, कुछ और नहीं है। नहीं, वो नहीं, मुझे खौफ ये वाला नहीं आया कि उनको वो फिर वो इस तरह से नहीं होगा, गाड़ी वाड़ी नहीं पलटेगी, कुछ और होगा। तो आपको ऐसा अंदेशा है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? वेल, यहाँ तो कराची में डेफिनेटली जो हालात हैं और जो जिन चैलेंजेस से लोग गुज़र रहे हैं और जो माजी है, जो सारी चीज़ें, इस पर तो बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। तो यकीनन ऐसी कोई भी इवेंचुअलिटी से आप जो है वो उसको नहीं वो कर सकते पता नज़र कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ख़तरात और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल लाइफ का हिस्सा है।
फारूक सत्तार साहब ने कराची की सियासत पहले आपने स्टार्ट किया था बदलने का काम, नारा लगाया था कि हम ये गोली और बंदूक की सियासत छोड़ेंगे। अब फारूक सत्तार साहब ने वो जिम्मा अपने लिया है और खालें इकट्ठी करना एक बहुत बड़ा वजह तनाज़ा हुआ करता था, जिसके ऊपर MQM पाकिस्तान का कहा जाता था कि सारा कुछ इसके ऊपर जुटा हुआ है, क्योंकि जितनी खालें इकट्ठी करनी है वो खिदमत खल्क फाउंडेशन जो है उसको चलाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लेंगे नहीं, तो उम्मीद रखें कि कराची में ईद का दिन, गुज़श्ता ईद भी बड़ी पुरअमन थी, लेकिन एंड में ये हुआ था कि इल्ज़ाम लग गया था कि रेंजर्स हमारी खालें छीन ली, किसी और जमात को दे दी। इस दफ़ा उस तनाज़े से बच जाएंगे हम? हाँ, तनाज़े से बच जाएंगे, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने के पास तो खाले जमा करने वाले लोग नहीं हैं, और वो अगर वो ऐलान भी करेंगे कि उन्होंने खाले जमा करनी है तो वो कर नहीं सकते खाले जमा, इसलिए कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है सारा वो तो नहीं है मौजूद, और अगर है तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के कांटेक्ट में है। और फारूक सत्तार साहब के डेफिनेटली MN MPS तो खाले नहीं जमा करते, वो जाकर जो है वो सिम्बॉलिकली बैठते हैं, वो तो वर्कर करता है और ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो वो, और अब लोग डेफिनेटली लोगों का रुझान भी चेंज हुआ है कराची में, बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा भी हो रही हैं, और लोग अपने अपने जो ख़यालात हैं और डर खौफ भी कम हुआ है, अपने ख़यालात भी चेंज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार साहब के पास ऑप्शन ये वाला नहीं था कि वो खाले जमा करें। वो वर्कर उनका किधर गया? एक तो वो सेक्टर इंचार्ज का स्ट्रक्चर है जिसके मुतल्लिक बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो यहाँ की बजाय लंदन को रिपोर्ट करता है, बाकी वर्कर किधर गया? वो डेफिनेटली जो एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, सेक्टर है, फिर यूनिट होते हैं, वही तमाम पार्टी को फिर वो चला रहे होते हैं, वही वर्कर्स को चला रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक आम वर्कर और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो नहीं है, वो तो ये तो MN MPS हैं जिनको अपनी नौकरियां बचानी हैं या अपनी सीट बचानी है। और 22 तारीख में 22 अगस्त को अल्ताफ़ हुसैन साहब इस नहज पे ले आए इन तमाम लोगों को कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई। पार्टी बंद होने की बात शुरू हो गई थी, आर्टिकल 6 लग रहा था, जेलों में बंद हो रहे थे, ख़ुद फारूक सत्तार साहब पकड़े गए। तो ये सब कुछ जो है वो उसके बाद इसलिए हुआ, जाहिर सी बात है उनको अपनी जान बचानी थी, अपने आप को बचाना था, अपनी सीटें बचानी थी। और इस्टेब्लिशमेंट के पास रात गुजार के आने के बाद फिर वो बानी तहरीक हुए, फिर उसके बाद अल्ताफ़ साहब हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आइन में, जो कि आइन में तब्दीली कर दी। और आइन में तब्दीली तो एक PIB के घर में बैठकर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किसी बच्चे ने की होगी, जाहिर सी बात है वो तो डिलीट और एडिट का ऑप्शन इस्तेमाल किया होगा। वो आइन तो इसी तरीके का ही है, और जब मर्जी होगी उसको फिर वो एडिट कर देंगे। वो लाइनें जो सेव हो गई वो लाइनें दोबारा ऐड हो सकती हैं, उसमें कोई नेशनल असेंबली का इजलास तो बुलाना नहीं है कि 2/3 की कोई मेजॉरिटी चाहिए। तो ये सब कुछ उसके बाद हुआ है सारी, तो वो उसमें अभी बहुत ज़्यादा अभी टाइम बाकी है जो चीज़ों को क्लियर होने में। और मैं समझता हूँ कि MN MPS के पास ऑप्शन ही नहीं था, जो लोग अभी साथ खड़े हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, तो बंद हो जाते। पूरे पाकिस्तान के लोग गुस्से में थे, इस्टेब्लिशमेंट गुस्से में थी, हर तरफ से जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके सहवारियों के लिए जो है वो गलत बातें और गुस्से का इज़हार हो रहा था। और इसलिए कि जब 22 तारीख को ये सारी बातें हो रही थी, या उससे पहले या उसके बाद 23 तारीख तक, तो वो तो फिर ये सारे लोग बैठकर जी भाई तो कर रहे थे वहाँ पे सारे लोग, जब तक पकड़े नहीं गए थे, रेंजर्स एक चीज़ बताइएगा, आपको लगता नहीं कि चेंज इज़ फॉर पॉजिटिव जो अभी आई है वो मुस्बत है? क्योंकि फैसल सब्जवारी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उन जैसे लोग, ख्वाजा इजहार, इनके ऊपर कुछ ऐसा एलिगेशन माजी में भी कोई नहीं है, मुझे नहीं ज़हन में, आप वो तो बता सकते हैं। वो अगर डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ खड़े पार्टी चला रहे हो तो मेरे ख्याल में अच्छा है, अच्छी पॉलिटिक्स कराची में रवाज पाएगी। बिल्कुल अच्छी जो है वो पॉजिटिव के लिए, के रिवाज के लिए तो जो है वो हम ये सब कुछ कर रहे हैं सारा। और ये सब कुछ आज अगर इतनी आसानी से हो रहा है तो उसमें हमने ये बुतशिकनी की है ना सारी, नदीम भाई, हमने आके बबा के दल जो है वो ऐलान जिहाद किया है ना सारा। और बिल्कुल पहला क्रेडिट आपको जाता है, आपने हिम्मत दिखाई। नंबर 2 ये कि नंबर 2 ये है कि इसमें एक छोटा सा लकूना है इस स्टेटमेंट में और इस एनालिसिस में जो पूरा पाकिस्तान इसमें जो है वो कर रहा है, वो ये कि बड़ी डाइकोटमी है। मैं आपको सिर्फ सीरीज़ ऑफ टॉक्स और क्लेम्स में सिर्फ बताता चलूँ, उसके बाद आपको फिर थोड़ी सी वजाहत इसमें हो जाएगी। देखिए, सही, इस सारी चीज़ों में ग्रे एरियाज़ बहुत सारे हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं, सही और गलत में के बीच में एक बहुत सारी जो है वो बीच की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ जितने लोग भी ये सारे फैसले कर रहे हैं, जो भी आपने नाम लिए हैं,
इनके फैसले करने का जो बेसिस हैं, उसकी फंडामेंटल्स हैं, वो सही और गलत पे नहीं है, फ़ायदे और नुकसान पे है। सही और गलत के बिना पर ये फैसला नहीं कर रहे, ये फ़ायदे और नुकसान के बिना पर इनको अभी वक्ती तौर पर ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि उनकी अपनी सीटें बचाएं, अपनी चीज़ें बचाएं, पार्टी बचाएं, अपनी निज़ामत बचाएं और अपने आप को बचाएं, पाकिस्तान के लोगों के गज़ब और गुस्से से बचें। मैं समझता हूँ सही और गलत की बात नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ ये कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका लंदन से वास्ता नहीं है, लंदन से इसका तांता टूट गया है, सारे फैसले यहाँ करेंगे। अभी कल फारूक सत्तार साहब ने एक ज़ख्मी होने से पहले कोई इंटरव्यू दिया है खातून एंकर को, बता रहे थे कि वो मेरी बात की उन्होंने तस्दीक कर दी कि जब वो अपने घर से चले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो रास्ते में नदीम नुसरत की उनको कॉल आई है। हम सब लोग कह रहे थे कि फ़ोन पे कॉल आई है, फ़ोन पे कॉल आई है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि नहीं मेरे फ़ोन चेक, लोग खुद बता रहे कि नहीं फ़ोन पे नहीं, स्काइप पे नहीं, उस पर फेस टाइम पे कॉल आई है और फेस टाइम पे कॉल आई है। उन्होंने बाकायदा नदीम नुसरत से बात की। नदीम नुसरत का मतलब, नदीम भाई आप समझ सकते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब लाइन पे होते हैं और नदीम नुसरत जो है वो बात कर रहे होते हैं, सारी बात सुन भी रहे होते हैं और बीच में बता भी रहे होते हैं कि उनको क्या बात करनी, कैसे करना है। फिर आप देखिए कि जो है नदीम नुसरत साहब की ट्वीट आ जाती है, मनवर साहब की ट्वीट आ जाती है, वासिफ जलील साहब की ट्वीट आ जाती है, कासिम रज़ा की ट्वीट आ जाती है। और फिर कल जो गुज़श्ता कल है उसमें कायद तहरीक साहब, आज अपनी इनकी वेबसाइट पर जाइए तो बानी और कायद की जो है वो उनकी वेबसाइट पे बाकायदा ऑफिशियल लगी हुई है फारूक सत्तार साहब के लिए, जो उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिजनेस एज यूजुअल है। सब चीज़ें लंदन जो है वो डायरेक्ट सेक्टर से कांटेक्ट में है, इनके लोगों से कांटेक्ट में है। इनका और आपस का इनका कन्वेंस है कि ये पहले पार्टी को इस मौजधार से, इस भंवर से निकाल लें, 9-0 खुलवा दें, पार्टी के ऊपर से ये सारा जो हेज आया हुआ हेजी पीरियड है ये गुजर जाए, तो फिर कायद तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ही हैं, वही सेम ओल्ड बिजनेस चलेगा। मेरी ये एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन है, मेरा ये तजुर्बा है। लेट्स होप कि मेरी सारी बातें गलत साबित होंगी नहीं। मुस्तफा कमाल साहब, बिजनेस एज यूजुअल चलेगा नहीं। जो कुछ 22 अगस्त को हुआ वो कहीं जा तो रहा नहीं, वो तो वहीं पे है ना। सारा कुछ एक केस तो हो गया, रजिस्टर हो गया, कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, आपको, मुझे, सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, कुछ लोगों को बदलना पड़ेगा, कुछ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने 9-0 खुलने की बात की, खुलना चाहिए 9-0, और वो खुर्शीद बेगम हॉल, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कोई फैसला तो उसके ऊपर भी करना है, सूनर और लेटर एक फैसला तो लेना पड़ेगा आर्या पार वाला। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? नदीम भाई देखिए, मैं आपकी इस वाली बात से पहले आपने जो कमेंट दिया बिजनेस एज यूजुअल चलेगा नहीं, मैं उसके ऊपर एक जुमला बोल दूं। वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बिजनेस एज यूजुअल चलेगा नहीं और ये कहीं हवा में मुअल्लक होने वाली चीज़ नहीं है। मेरा ये मानना है जो लोग भी फैसले कर रहे हैं, अल्लाह ताला कुछ लोगों के लिए अगर रुसवाई लिख दे, आप अल्लाह ताला से लड़ नहीं सकते। कुछ लोगों का मुकद्दर अगर रुसवाई हो जाए तो उनकी अक्ल, शऊर, आँखों पे पर्दा पड़ जाता है। ये मेरा मानना है कि वो सब कुछ दिखते हुए भी उनको दिखता नहीं है, नज़र नहीं आ रहा होता है। तो कुछ लोगों के लिए रुसवाई लिख दी जाती है और मैं समझता हूँ ये वही लोग होते हैं जो नहीं तौबा करते, मुसलसल जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से लड़ाई कर रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये, और आप देखिएगा कि कुछ लोग बड़ी बुरी तरह से रुसवा होने जा रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से रुसवा होने जा रहे हैं। एंड टाइम विल बी द बेटर जज। ना यहाँ पर रुक के इस वाली बात को मैं आगे बढ़ता हूँ, आपकी दूसरी बात को। 9-0 नदीम भाई, 9-0 अल्ताफ़ हुसैन साहब की मिल्कियत है, वो पार्टी की नहीं है, उनकी ज़ाती मिल्कियत है, उनकी वालदा के नाम पर है, वो ज़ाती मिल्कियत है। 9-0 सिंबॉलिक है। जिस अल्ताफ़ हुसैन साहब को इतने बुरे हो गए हैं वो कि जिनको आप अपनी आइनी तरामीम करके उसको निकाल रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन को निकाल रहे हैं पार्टी से, जो कि एक बड़ा मजाक है। मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। जिस अल्ताफ़ हुसैन साहब को ने ऐसा आपको कर दिया है कि आप उनसे लाताल्लुकी का बार बार इजहार कर रहे हैं, लोग यकीन नहीं कर रहे इस वाली बात को। उसी अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर के अंदर जाकर अगर आप बैठेंगे, उसी घर के ऊपर, तो और वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की कॉल आएगी, उनके लोगों की कॉल आएगी, जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है। लंदन में कुछ नहीं बदला, लंदन में वैसी ड्यूटीज़ हैं, लंदन में वैसी उनकी तरह उसी तरह उनके जो है वो कोऑर्डिनेटर्स, उनके कन्वीनर्स, उनके राब्ता कमेटी का अरकान है। तो नदीम भाई कुछ भी नहीं बदला है, तो आप क्या कॉल रिसीव नहीं करेंगे? वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की कॉल रिसीव नहीं करेंगे? तो नहीं, 9 खुर्शीद बेगम हॉल, उसका क्या किया जाए? अगर खुर्शीद बेगम हॉल तो घर नहीं, खुर्शीद बेगम हॉल उसका क्या किया जाए? हाँ, खुर्शीद बेगम हॉल घर नहीं है। खुर्शीद बेगम हॉल और 9-0 की जो डिस्टेंस है या जो उसकी कनेक्टिविटी है, मैं उसको 9-0 से अलग नहीं वो करता, तस्वुर करता। क्या करना चाहिए? खुर्शीद बेगम हॉल को खुलना चाहिए क्या? उसके ऊपर राय दें मुझे, आप क्या कहते हैं कि उसे खुलना चाहिए?
या बंद देखिए रहना तो चाहिए? सारा कुछ डिपेंड करता है नहीं, मेरे सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप अभी आप इनको मौका दें कि ये 1 महीने में 1.5 महीने में क्या किस जगह पे जाती है, और आप देखें कि जो इन्होंने फरमाया है वो सारी चीज़ें हकाइक हैं या नहीं हैं, या बीच में और कितने ड्रामे होते हैं। ठीक है, मैं महीने में फिर देखें कि आपने इस पार्टी का करना क्या है। मेरे हिसाब से आज भी ये पार्टी अल्ताफ हुसैन साहब की है और ये हमेशा रहेगी। कोई खाम ख्याली है किसी की कि अल्ताफ हुसैन साहब को इस एमक्यूएम से निकाल कर अलग कर दे। इसी तरीके से कि जो बड़े बड़े जागीरदार वडेरे अपने हारियों के नाम पर ज़मीनें करा देते हैं टैक्सेस से बचने के लिए। आज तक आपने सुना कि कोई हारी खड़ा होकर, कोई किसान खड़े होकर उसने जागीरदार को कहा कि भाई चूंकि ज़मीन मेरे नाम पर है, चलो भाई चलो आगे चलो, मैंने तुम्हें निकाल दिया आईने। ऐसा नहीं होता। ये सारे लोग उससे ज़्यादा की जो मैंने मिसाल दी, इनकी बेचारों की औकात है नहीं। ये अल्ताफ हुसैन साहब को के पूछे बगैर ये वॉशरूम नहीं जा सकते, ये उनको पार्टी से कैसे निकालेंगे? लेकिन आपने वो तो जवाब अभी भी मुकम्मल नहीं पार्टी किया। अल्ताफ महीना हुसैन 2 महीना साहब की, देख लें पार्टी को, तो फिर उसके बाद खुर्शीद बेगम हॉल का क्या करें? सर मैं इसको नदीम भाई कनेक्ट कर रहा हूँ ना इस वाली बात से कि मेमोरियल हॉल है पार्टी की ना, एमक्यूएम की वो मिल्कियत है या उसकी प्रॉपर्टी है। जब आप एमक्यूएम का फैसला कर लें पहले, आप उसके साथ साथ फिर उसका भी फैसला कर लीजिएगा। तो एमक्यूएम का क्या फैसला होना चाहिए? सॉरी, एमक्यूएम का क्या फैसला होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि हम तो बदल गए, अब हमें एमक्यूएम का फैसला जी नदीम भाई, ये तो कह रहे हैं ना वो लंदन से तो पूरा राब्ता है। अब तो ये राब्ते का आपको जो है वो ये अभी तक पिछले 12 से 15 दिनों में तो ये पता चल गया आपको कि भाई कन्वीनर भी अपनी जगह पे है और लोग भी अपनी जगह पे हैं, ट्वीट भी अपनी जगह पे है, मैसेजेस भी अपनी जगह पे हैं सारी। तो राब्ता तो है, राब्ता भी है, बात भी है, गुफ्तगू भी, सारी चीज़ें। अब इसका ड्रॉप्स इन जो है वो कैसे होता है, कब होता है, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई हर चीज़ अपनी जगह पे है। और मुझे बिल्कुल इसमें कोई आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि जी अल्ताफ हुसैन एंड एमक्यूएम इज वन थिंग, देयर इज नो टू डिफरेंसेस एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि जी अल्ताफ हुसैन कैन नॉट बी सेक्ट आउट फ्रॉम द पार्टी। ये कोई अलग दुनिया की बात है, ये नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा कि ऐसा ही होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली फिर एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की होगी, और अल्ताफ हुसैन साहब ने जो उस दिन फरमाया है जो सारी चीज़ें, उसके हिसाब से आप कह रहे हैं ना कि ये बात जाएगी नहीं, आगे चलेगी नहीं, बिजनेस एज यूजुअल चलेगा नहीं। ये मैं उस बिजनेस एज यूजुअल की बात कर रहा हूँ। जब आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर आपको सारे फैसले करना बहुत आसान हो जाएंगे कि आए कि प्रॉपर्टी एमक्यूएम की है, कौन सी एमक्यूएम की है, अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम की, उससे रिलेट कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, आपको मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार की, बयान सुनवा के उनकी सेहत याबी के हवाले से, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो क्या कह रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से, तो फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान दिखाइए। कोई फ्रैक्चर नहीं है, 5 खलाबाजियाँ कहीं गाड़ी ने, और मुझे कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं है। ऊपर की चोटें हैं, मार है, पट्टे ज़रा से जो हैं वो उस पर ज़रा मार पड़ी है। 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह मुझे हॉस्पिटल से लीव मिल जाएगी, फिर घर पे 1-2 रोज़ आराम करूँगा। लेकिन ये कि काम तो रुकता नहीं है। अहले वतन को ईद मुबारक, ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा ईसार और क़ुरबानी के जज्बे को उजागर करने का नाम है, और हमारे दरमियान भी बर्दाश्त और तहम्मुल का जज्बा कायम हो। जी, डॉक्टर फारूक सत्तार ईद मुबारक भी कह रहे हैं और वो अपनी सेहत याबी के हवाले से बता रहे हैं। दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह उन्हें जल्दी सेहत दे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्तफा साहब से और बातें होंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये धरने और रैलीज की सियासत का जिक्र कर रहे हैं तो गुज़श्ता रोज़ पेशावर KPK असम्बली के बाहर हुल्लड़बाजी हुई नामुनासिब तरीके से, और PMLN के वर्कर्स ने वो झंडे वंडे लगाए और गेट के ऊपर चढ़े हुए की तस्वीरें। ये वो मनाजर हैं जो ना नज़र आए तो पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही वाक़यात हमें धरने के दिनों में नज़र आए थे जिसका कोई असर अच्छा नहीं था पड़ा, और ये KPK असम्बली वाला वाक़या उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि इससे कुछ ही दिन बाद लाहौर वाली रैली ज़्यादा दूर नहीं है। आज शेख रशीद जो धरनों और रैलीज़ और इनको इकट्ठा करने वालों में आपस में आमतौर पर मास्टरमाइंड का जो रोल है वो शेख रशीद अदा करते हैं, तो ताहिरुल कादरी और इमरान को धरने में इकट्ठा करने में उनका एक रोल था। आज दोबारा उनकी इमरान खान से मुलाकात थी, और कल लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात करनी है शेख रशीद ने, और एजेंडा आइटम एक ही है कि वो राइविंड मार्च जो है
उसमें कैसे ताहिरुल कादरी और इमरान खान और बाकी लोग इकट्ठे हो जाएं। अभी तक कोई इकट्ठा नहीं है, सिवाय इमरान खान के अनाउंसमेंट के कोई दूसरी जमात उनके साथ नहीं है। दोबारा हम वापस आते हैं कराची की सियासत की तरफ और मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बिगर पिक्चर में, क्योंकि आप एक पार्टी के तौर पर पूरे पाकिस्तान में काम करना चाहेंगे, आपके दिल में कोई ऐसा नहीं है प्लान कि जिसमें ये रैलीज हो रही हैं, धरने हो रहे हैं, उसमें आपकी पाक सरजमीन पार्टी भी हिस्सेदार बने? नदीम साहब, हम जो है वो पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर हम अगर कभी भी बाहर निकले तो पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बाहर निकलेंगे, जो कि जेन्युइन पब्लिक इश्यूज़ हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, शहर में बिजली नहीं है, कचरा कुंडी बन गए शहर, अस्पतालों में दवा नहीं है, लोगों की तालीम नहीं है, सेंसस नहीं हुआ, सेंसस नहीं कर रहे, आप NFC अवार्ड करने जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सेंसस आपका हुआ नहीं, आपको लोगों की पॉपुलेशन पता नहीं है, फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये बड़ा बड़ा फ्रॉड है सारा। फिर लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात नहीं हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करें। ये वो इतने सारे इश्यूज़ हैं जिसका ताल्लुक एक आम इंसान की ज़िंदगी से है, कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। तो हमारे पास सारे इश्यूज़ हैं, हमारी ग्रिप है पूरे सारे इश्यूज़ के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला हम अगर जब भी जो वो हमने सड़कों का रुख किया तो वो इन इश्यूज़ के ऊपर बाहर आएंगे। वैसे इन इश्यूज़ का अवाम जो है बड़े अच्छी पजीराई देती है और सियासत पे भी उसका असर पड़ता है। कराची में कचरा उठाने का काम जो है, उसी सिलसिले में आप कह लें कि एक स्लोगन था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कराची को कचरे का ढेर लगा दिया, तो उसके बाद सारी जमातों ने उसके ऊपर, कोई कचरा सफाई कर रहा है, कोई हुकूमत की गाड़ियाँ लेकर आ रहा है, लेकिन काम कराची में इसके ऊपर रोज़ बयानात की हद तक कम अज़ कम कह लें लेकिन नज़र आने लग गया। एक और स्लोगन था कुछ दिन पहले, मुझे आप ही की तरफ से वो नज़र आया, वो था कि बंदूक फेंको और कलम किताब पकड़ो, शायद ऐसा ही कोई था, अगर अल्फाज आगे पीछे मैं कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कराची में अगर वो 9mm की पिस्टल आप फिकवा दें तो शायद ये अमजद साबरी जैसे वाक़यात हमें देखने ना पड़े। वो काम किसी जमात को अपने सर लेना है, वो झंडा किसी को उठाना है कि कलम किताब पकड़ो। जी नदीम भाई, हमने जो है वो ये वाली बात पहली दफ़ा औरंगी में हमारी कॉर्नर मीटिंग थी और वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। हमने कहा है कि हथियार फेंको और किताबें और कंप्यूटर ख़रीदो, ये हमने कहा है। और अब हमारा मोटो है, हम ये समझते हैं कि इल्म ही हमारा सबसे बड़ा हथियार था, बीच में ये ख़राब हो गया और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हमारी इन सारी जिद्दोजहद का मकसद लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आना है। हम लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करने नहीं आए। हम नौजवानों को जाहिल बनाकर अपने पीछे नहीं लगाना चाहते, हम उसकी पढ़ाई छुड़वाकर अपने पीछे नहीं लगाना चाहते, हम लोगों के कारोबार को छुड़वाकर उनको बेरोज़गार करके अपने पीछे नहीं लगाना चाहते। नहीं, बिल्कुल एक आदमी भी, मैं जब मेरे पास यूथ आती है, जब लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अपने वालिदैन से परमिशन लेकर आए हो तो आओ। अगर तुम अगर अपने वालिदैन से पूछ कर नहीं आए हो, अगर उनको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी वजह से वो तुम्हें बद्दुआएँ दें, मुझे बद्दुआएँ लगें, मुझे वो तुम्हें भी तबाह कर देंगी वो बद्दुआएँ मुझे भी तबाह कर देंगी। तुम अगर तालीम याफ्ता हो, तुम स्टूडेंट हो, कहीं से कहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो अपनी पढ़ाई हर्ज करके मेरे पास नहीं आना। तुम अगर कहीं कारोबार कर रहे हो तो कारोबार ख़राब करके नहीं आना। हमने इस माशरे को ठीक करना है। ये सीटें, ये वोट, ये सारी चीज़ें उस वक्त आपके काम आएंगी जब आपकी सोसाइटी, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका मुल्क ठीक होगा। आपके पास अगर आज की इन हालात में, फिर मैं ये सबसे बड़ा हमारा स्लोगन ये है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। इस पाकिस्तान के झंडे को मानने वाला तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। इस पाकिस्तान में रंग, नस्ल, मसलक, जुबान, पार्टीज की बुनियादों पर इख्तलाफात थे, हैं और रहेंगे। इख्तलाफात को अपनी दुश्मनियों में ना कन्वर्ट करो। ये जो मारने मरने वाला कारोबार है इसको बंद करो। एक साथ बैठकर हमने सारे काम करने, पाकिस्तानियों को अपना भाई बनाना। जो हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसको भी मुझे अपने सीने से लगाना, अपने गले से लगाना। ये हमारी बेसिक प्रीचिंग है और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से सारी ये पजीराई है। मैंने लड़के को टारगेट किलर नहीं बनाना। अगर मैं किसी को कहूं कि जी फलां तुम्हारा दुश्मन है, जल्दी से भाग कर मेरे पास आ जाओ, बात यहां पर खत्म नहीं होती। फिर उस दुश्मन को मारने के लिए मुझे उसको हथियार देना पड़ेगा। वो जाके कल टारगेट किलर बनेगा। जब वो पकड़ा जाएगा तो मैं उसको जो है वो पहचानूंगा नहीं, मैं उसको ओन नहीं करूंगा। किसी माँ का बेटे को मारेगा या खुद मारा जाएगा, बद्दुआएं हमारे ऊपर आएंगी। नहीं करना ये काम। तो बिल्कुल हमारा ये मोटो है कि नहीं, पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि हथियार फेंको, किताबें खरीदो, कंप्यूटर खरीदो। यही हमारा हथियार है, यही हमारा जेवर है। इसी से हमें तरक्की मिलेगी दुनिया भर में।
मुस्तफा साहब, नुक्ता आगाज़ क्या था जब ये नेगेटिव ट्रेंड जो हैं वो सियासत, कराची की सियासत के अंदर दाखिल होना शुरू हुए? क्योंकि कोई हम ज़माना देखते हैं कि उसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, बहुत सारे 4-5 और डॉक्टर इशरतुल इबाद हैं, बड़े बड़े नाम हैं आपके पास, डॉक्टर इमरान फ़ारूक हैं, आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि कान टूटा और लंगड़ा नामी जिसको हम जानते हो। अब ये कराची की सियासत में लोग इतने ज़्यादा हैं कि बाज़ का तो खौफ आता है वहाँ पर। तो इसका नुक्ता आगाज़ क्या था, अज़ीम अहमद तारिक या उसके बाद? आप नुक्ता आगाज़ इन बुराइयों की के बारे में पूछ रहे हैं कि ये हाँ, देखें ना, बुराइयां कहाँ अज़ीम से अहमद शुरू, तारिक की असैसिनेशन नुक्ता बहुत आगाज़ बड़ा की वाक़या था कराची की सियासत में। नहीं, अज़ीम अहमद तारिक से पहले भी जो है वो वाक़यात हुए हैं नदीम भाई। अज़ीम अहमद तारिक साहब से के पहले भी वाक़यात हुए सारे। बेसिकली मैं समझता हूँ कि देखिए ये वक्त और हालात एक ऐसी और मुहाजिरों में इतनी ज़्यादा डेप्रिवेशन थी, एक इतना ज़्यादा एहसास जिसे कहते हैं कि कमतरी कह लें, एहसास, इस चीज़ का एहसास कि जिनको वो उस वक्त आपको शहरी नहीं समझा जा रहा, पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन की जो है वो इंतहा थी। और ऐसे अखबारात में ऐड लगते थे और अभी भी जो है वो कुछ कहीं कहीं जगहों पे अगर लगते नहीं तो उस पर अमल ज़रूर होता है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं क्लास में मैंने मैट्रिक नहीं पास किया था, तो मैं ये देखता था कि अखबारों में ऐड लगा होता था कि कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के डोमिसाइल रखने वाले अफराद जो है वो इस फलां जॉब के लिए जहमत ना करें। ये अखबारों के एडवर्टीजमेंट में लिखा होता था। वो हम भी जवान हो रहे थे, लोग जवान, तो उस तमाम सिचुएशन को, जितनी डिस्क्रिमिनेशन थी, सारी चीज़ों को, उसको अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कैपिटलाइज़ किया और इस महाजरियत को कैपिटलाइज़ किया कि तुम्हारे साथ ये जुल्म हो रहा है, तुम्हारे साथ ये, तुम्हारा कोटा नहीं है, तुम्हारी चीज़ें नहीं है, तुम्हारे पास ये पढ़ाई तालीम नहीं है, जॉब। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद, और वो हम सब लोग बिल्कुल नौजवान थे और वो नस्ल बिल्कुल आग की तरह, वो जंगल की आग की तरह वो चीज़ फैली और हम सब लोग जो है जुड़ गए। उस सारे जुनून में हमने ये ओवरलुक कर दिया, इस बात को ओवरलुक कर दिया कि हमें किस रास्ते पे लेकर जाया जा रहा है। हमने एक बेइंतहा ट्रस्ट कर लिया एक आदमी के ऊपर, अंधाधुन जान देने के पीछे जो है वो लग गए। और उसमें हमने ये मिस कर दिया कि हमारी असास, जो बेसिक हमारी फंडामेंटल्स थी, वो डिस्टर्ब हो रही थी। असला हमारा कल्चर नहीं था, इल्म हमारा कल्चर था। हमें असलहा पकड़ने का तरीका सिखाया गया, हमें हथियार चलाने का तरीका सिखाया गया, हमें हथियार को रखने की बात की गई। अल्ताफ़ हुसैन साहब की मशहूर बात है कि टीवी बेचो, फ्रिज बेचो, हथियार खरीदो। ये उन्होंने बिल्कुल 80s में ये बात की है। फिर हालात ऐसे थे कि आबादियों पे हमले हो रहे थे, तो वो सेट कर रहे थे सारी चीज़ों को। लेकिन लीडर का काम होता है बियॉन्ड द वॉल देखना, पर्दे के पीछे देखना। अल्ताफ़ साहब एक अच्छी खासी तहजीब याफ्ता, पढ़ी लिखी कौम को किताबें छुड़वा कर हथियार उठवा रहे थे। उनको सोचना चाहिए था कि ये तो बड़ा वक्ती तौर पर सारा है, इसका रिजल्ट जो है वो उसके बुरे आने हैं। और वो एक कल्चर डेवलप हो गया। और फिर वो दिन है और आज का दिन है कि तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर हो गई। 2 नस्लें कट गई, हम तहजीब याफ्ता लोग थे, बदतहजीब हो गए, हम जाहिल बन गए। आज कराची जो कि नंबर 1 सिटी होता था पढ़े लिखों का, आज इसकी रैंकिंग नेशनली 43 है। हैदराबाद की रैंकिंग 5वीं होती थी, उसकी रैंकिंग 62 है। हम जाहिल हो गए, हमारा कल्चर चेंज हो गया सारा। तो ये उस वक्त से सारा सब शुरू हुआ। आप यकीन जाने हम बैठ कर ये सारी बातें गुफ्तगू करते थे, जब पार्टी में भी थे, सोचते थे, एक लिमिट्स थी, चीजें थी। फिर जब हमसे नहीं हुआ, हम छोड़ कर चले गए। फिर जब आए हैं, ये देखकर आए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो लोग, हम ये अभी आज के हमारे लोग जो है बैठकर, मैं इनसे सवाल करता हूं, ये बड़े मुहाजिर करते हैं, बड़ी मुहाजिरों की इनको फिक्र हो गई है। मैं इनसे पूछता हूं, इन्हीं मुहाजिर औरतों को और बच्चियों को बिठाकर अल्ताफ़ हुसैन साहब, मैं सबसे बड़ा सानिया कहता हूं इस वाली बात को, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो मुहाजिर औरतों को, बच्चों को साथ बिठाकर टीवी के आगे ये समझा रहे हैं कि सेक्स कैसे किया जाता है, बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। और ये अपने मुंह में इनकी जुबान नहीं कि ये उठकर खड़े होंगे, भाई क्या बातें कर रहे हैं आप, ये मुहाजिरों की मत, इनको शर्म नहीं है इस वाली बात की। मुहाजिर बच्चों को बिठाकर कह रहे हैं कि मैं अगर तुम्हारी तरह का कायद होता तो 100 बंदे में अकेला मारता, क्यों नहीं छोड़ दी इन लोगों ने पार्टी। हम ये सारी चीजें हम टीवी पे देखते थे बात। तो यकीन कर, इस वजह से ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं और अनीस कायम खानी भाई ने छलांग लगाई कि नहीं भाई, इसको आवाज लगाना बहुत जरूरी है। हमने जब आवाज लगाई
तो ये सारे वाकयात हो रहे थे, हमसे ये लोग बातें करते थे। आज जो मैं नहीं मानता हूं इनको कि नहीं यार ये ड्रामा कर रहे हैं, इन्होंने हमारे सामने सारी बातें की हैं। ये तो कौम का गजब और गुस्सा देखकर ये सारे अमाल कर रहे हैं कि आज ये पाकिस्तान जिंदाबाद भी हो गया, आज ये अल्ताफ साहब भी हो गए और बानी हो गए, और ये सब सारा ड्रामा है। मैं इसलिए नहीं कन्विंस होता हूं, नहीं मानता हूं इस वाली बात को कि इससे बहुत बड़े, मैं कहता हूं नदीम भाई, अल्ताफ हुसैन साहब के पास क्या उस दिन 22 तारीख को आपने पाकिस्तान की चिप सिम निकालकर कोई इंडिया की सिम डाल दी 22 तारीख को कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा? नहीं भाई, अल्ताफ हुसैन साहब जो पिछले कई सालों से ये सारी बातें करें, वरना मुस्तफा कमाल छोड़कर क्यों जाता, अनीस कायम खानी छोड़कर क्यों जाता? ब्रेक मुस्तफा साहब ले लें, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ नारा का करें, दोहराया ना करें, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है लोगों को, इसके ऊपर बहुत शिकायत भी आती हैं, तकलीफ होती है यहाँ दिलों के अंदर। तो ये कह दिया करेंगे पाकिस्तान मुखालिफ नारे का। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आप इसे स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। आज एक ISPR की जानिब से बयान आया जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की हमारी आर्मी के जवानों के हाथों पिटाई वाले वाक़े के ऊपर तहकीकात करने का कहा गया। ये बहुत ही इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन में है ये वाक़या, और ये वाक़या बहुत अफसोसनाक इसलिए है कि दोनों यूनिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन हैं। एक ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है, उसमें भी पाकिस्तानी कौम के बेटे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी फ़ौज का इदारा जो पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर है। लेकिन कहीं भी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको वायलेट करने के लिए किसी को भी अथॉरिटी नहीं है। तो जिन बच्चों ने, जिन्होंने भी खिलाफ वर्जी की कानून की, जो मरवजा कानून है उसके तहत कार्रवाई भी जो है वो इसी कानून, इसी लॉ ऑफ द लैंड के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ISPR का बयान तो है, लेकिन आने वाले दिन मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि इस वाक़े को यहीं रोकना है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम दोबारा कराची की सियासत की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा साहब, जो लंदन में कार्रवाई का आगाज़ हुआ, गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने कहा कि बरतानवी पुलिस को वो रेफरेंस भेज दिया गया, तो आपको रखते हैं कि वहाँ कार्रवाई होगी? नहीं नदीम भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। मैं इस पर पहले दिन से अपना एक मौक़िफ़ है हमारा कि मुझे जो जितना हम जानते हैं, जितनी हमने चीज़ें देखी हैं, ये सारी रेफरेंस भेजना और लेटर लिख देना और रिक्वेस्ट करना नहीं है इसकी। जो चूँकि हमें पता है कि इसकी असलियत क्या है। इसकी असलियत ये है कि बरतानिया 20 सालों से तमाम चीज़ों में अवेयर है। इसके अंदर इंडिया की अल्ताफ हुसैन साहब की इन्वॉल्वमेंट है। पहली दफ़ा जो है वो इंडियन रॉ पहली दफ़ा एक बैनुल अक़वामी एजेंसी जो कि स्कॉटलैंड यार्ड है उसके हाथों रंगे हाथों पकड़ी गई है, सबूत के साथ पकड़ी गई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस से बाकायदा इसके ऊपर अप्रोच हुई है बरतानिया को कि हमारा ये स्ट्रेटजिक मसला है, बरतानिया नंबर 1 इन्वेस्टर है इस वक्त इंडिया में, आप इस मसले को नहीं उठाएंगे, आगे नहीं चलाएंगे, इसलिए कि इसमें अल्ताफ हुसैन नहीं फंस रहा। अल्ताफ हुसैन तो एक बहुत छोटी सी चीज़ बन जाएंगे। बेसिकली अल्ताफ हुसैन साहब ने रॉ को पहली दफ़ा रंगे हाथों सबूतों के साथ पकड़वा दिया है। ये कोई ISI इल्ज़ाम नहीं लगा रही रॉ के ऊपर, ये बरतानिया के पुलिस के पास सारे सबूत हैं, हुकूमत के पास सबूत हैं। तो जब भी ये कोई प्रोसेस होगा अल्ताफ हुसैन के ऊपर, इसलिए प्रोसेस रुकेगा कि वो अल्ताफ हुसैन के ऊपर नहीं रुकेगा, वो इंडिया के ऊपर रुकेगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इनको आगे बढ़ाएं किसी मामले को, और बाहर से या बरतानिया से या कहीं और से पाकिस्तान को अगर कोई उम्मीद है तो मैं समझता हूँ कि इतने नईव हमारे लोग नहीं हैं कि उनको ये नहीं पता है कि नहीं होगा। मुझे जब ये चीज़ें पता हैं तो उनको भी सारी चीज़ें पता हैं। वक्त ज़ाया करने वाली बात है सारी। रेफरेंस वजारत दाखिला भेज के बड़ी खुश उम्मीद है। वो कहते हैं कि बरतानवी पुलिस कार्रवाई करेगी। मुझे पिछली दफ़ा का याद पड़ता है कि BBC ने इसके ऊपर काफ़ी रिपोर्टिंग भी की थी। वो अवन बेनेट जॉन्स की बड़ी तफसीली रिपोर्ट्स मुख्तलिफ अखबारात में यहाँ पे भी छपती रहीं। उसके बाद मामला ठप हो गया। क्या वजूहत थी? इंटरेस्ट आड़े आ गए या क्या मामला था? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से यहाँ कराची में भी आके कारोबारी शख्सियात से बहुत सारों से तहकीक हुई, सवाल जवाब हुआ। बल्कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो शायद उसमें वोरा साहब का भी नाम आता था कि इनसे भी सवाल जवाब हुआ। ये बात दुरुस्त है ना? जी, वोरा साहब तो जो है वो यू वांटेड हैं, उनको जो TV की चैनल्स के ज़रिए मुझे सारा ये पता है, देखा, मुझे वैसे पता भी है। उनको तो वहाँ से लेटर्स आए हुए हैं, और जब से वो लेटर्स आए हैं उसके बाद से वोरा साहब जो है वो ट्रैवल नहीं करते, वहाँ पे लंदन ट्रैवल नहीं करते।
और उनको मना किया हुआ है उनकी पार्टी ने, उनकी लोगों ने कि वहाँ नहीं जाएंगे, जिस दिन जाएंगे तो पकड़े जाएंगे वहाँ पे। उनको तो स्कॉटलैंड यार्ड के लेटर्स आए हैं और लेटर्स टीवी पे तमाम लोगों को पता है, तो वो तो उस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और उनका कार्ड उन्होंने यहाँ से उनके कार्ड्स यूज़ हुए हैं, उन्होंने फंडिंग करते रहे सारी चीज़ें। उस हवाले से स्कॉटलैंड यार्ड उनको जो है वो बुलाती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसके बाद से वो नहीं गए। अगर वो कोई मसला नहीं होता तो वो चले जाते, जाकर इंटरव्यू देकर चले आते। बहुत सारे लोगों ने जाकर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान आई थी, कराची में कुछ कारोबारी लोगों से उन्होंने पूछगिछ की थी, मुलाकात की थी, इंटरव्यूज बेसिकली किए थे, तो उसमें क्या इनसे भी हुआ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अरशद वोरा से इंटरव्यू हुआ था। अरशद वोरा को तो वो वहाँ बुला रहे हैं, वो यहाँ पर कारोबारी हजरात जो अगर किए होंगे लेकिन इंटरव्यूज हुए हैं, लेकिन अरशद वोरा से इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं जो आपने जो वहाँ क्यों बुला रहे हैं, वहाँ इल्ज़ाम क्या है? पाकिस्तान, ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, और यहाँ से पैसे वहाँ पर पहुँचाने का इल्ज़ाम है। यहाँ से जो पैसे जो डिलीवर हुए हैं, दुबई से जो पैसे गए हैं, उसका इल्ज़ाम है उनके ऊपर। सही। मुस्तफा कमाल साहब, आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो आपसे इजाज़त लूँगा, अगर कोई क्लोजिंग वन लाइनर कहना चाहें तो कह लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पान में अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट के अप्रूव होने के बाद दूसरे आप दूसरे अपनी आसाइश और अपने आप को मुश्किल फ़ैसले ना करने के लिए आप कहना, अच्छा भाई अब ये करके दिखाइए, अब ये सारा सतलाओ। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हम अब इस टेस्ट ट्यूब से हम निकलें और तजुर्बात से निकलें। अब ये टाइम आ गया है कि जो वो स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहने की जरूरत पैदा करें। सही, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा कमाल साहब, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।